हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गली इरोजन। इट इज़ एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन, जो कि साइज में रील से बहुत बड़ा होता है और इसको फार्म इम्प्लीमेंट्स या टीलेज इम्प्लीमेंट्स के थ्रू रिड्यूस या फिर कवर नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसको रिमूव कम्प्लीटली कर नहीं सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हैं गली रीजन के इनलार्जमेंट को, तो उसको कंट्रोल गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या ऑन फॉर्म स्ट्रक्चर्स के थ्रू किया जाता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी गली इरोजन के बारे में देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ गली फॉर्मेशन फॉलो शीट रील इरोजन। इट अकर्स व्हेन रन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्लोपी लैंड गेट इंक्रीज्ड। मतलब रन ऑफ जो है रन ऑफ वो किसी स्लोपी लैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सफिशिएंटली टू रिमूव द सॉइल पार्टिकल्स ऑन दैट फील्ड या ऑन दैट लैंड। सो द फ्लोइंग वाटर इसके एक वेलोसिटी के साथ फ्लो होती है, वो सॉइल को कट करते हुए चलती है और वो उसकी गहराई बढ़ाते हुए जाती है। When concentration of runoff water is long enough through the same channel, मतलब जो रन ऑफ का कंसंट्रेशन है वो सफिशिएंट रहे और ग्रेटर वेलोसिटी के साथ फ्लो होता रहे, तो जो गली का डेप्थ है उसको पेनिट्रेट करते हुए उसको बढ़ाते हुए चलती है रन ऑफ। गलीज में ऑल्सो भी डेवलप फ्रॉम दोस रील्स विच आर अनचेक्ड। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि गली जो है तो रील के द्वारा भी बढ़ सकती है अगर रील को उसी स्टेज में चेक नहीं किया गया फिर कंट्रोल नहीं किया गया तो। ऑफन गलीज आर आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल डिप्रेशन ऑन द लैंड सरफेस इन विच रन ऑफ वाटर एक्यूमुलेट्स। मतलब गली जो है वो नेचुरल डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती है अगर उसको लैंड सरफेस में रन ऑफ जो है बाकी लैंड से आके वहां पे अगर जमा होता है। एंड इन एक्सट्रीम सिचुएशन दे जॉइन टुगेदर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्लो थ्रू देम। और ये एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी होता है कि वो सभी एक दूसरे से जुड़ जाती है और एक वाटर के फ्लो को जनरेट करती है। डेवलपमेंट ऑफ गलीज ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द ट्रैक्स formed by the movement of machineries down the slope। यहाँ पे सिंपली ये कह रहे हैं कि जैसे ट्रैक्टर है, कोई मडी फील्ड है, हमारा खेत है, उसमें ट्रैक्टर हम चला रहे हैं जैसे, तो उसके टायर ट्रैक्स की वजह से कि थोड़ा सा निशान बनते हुए चलता है, थोड़ा गड्ढा हो जाता है उस फील्ड में, उसकी वजह से भी गली क्रिएट होती है। ये समझ लो छोटा सा फॉर्म है और एक फॉर्म है शीट इरोजन का, रील इरोजन का। अब उसके बाद रील के बाद ही एडवांस स्टेज है गली। The rate and extent of gully development are closely related to the amount and velocity of runoff water। तो इसमें बोल रहे हैं कि गली डेवलपमेंट जो बहुत अच्छे से क्लोजली रिलेटेड है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ गली डेवलपमेंट जो है वो क्लोजली रिलेटेड है अमाउंट एंड वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ से। अगर वाटर ऑब्वियस सी बात है, अगर अमाउंट ज़्यादा है रन ऑफ का, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल अपने साथ रिमूव करता हुआ चलेगा और वेलोसिटी भी एट दैट टाइम ज़्यादा होगी रन ऑफ वाटर की, तो जो चैनल का साइज बढ़ाता हुआ चलेगा, अपने आसपास की मिट्टी को काटता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, डिटैच करता जाएगा और उसको आउटलेट पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता हुआ चलेगा। द अमाउंट ऑफ रन ऑफ वाटर अवेलेबल इज डिपेंडेंट ऑन द साइज एंड रन ऑफ प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रेनेज एरिया इन्वॉल्व। मतलब ये वाटर सेट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है जो रन ऑफ वाटर है। रन ऑफ रेनफॉल डिपेंड करेगा रेनफॉल पे, रेनफॉल फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ों पे। और उसके बाद वाटर सेट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं, लाइक हाइड्रोलॉजी के, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल इरोजन स्ट्रक्चर, इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ गली इरोजन is further conditioned by the soil characteristics, size and shape of the gully, slope of bed। ये मैं बता चुका आपको।
ये जो है रेट ऑफ गली इरोजन मतलब डेवलपमेंट की जो गति है गली इरोजन की, वो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, साइज ऑफ एंड शेप ऑफ द गली और स्लोप ऑफ द गली बेड पे डिपेंड करती है। तो ओवरऑल इस हिसाब से यहाँ पे 4 फैक्टर्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं गली इरोजन के लिए या फिर गली इरोजन के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टॉप सॉइल एंड अंडरलेइंग हार्ड लेयर, मतलब जो वाटर का फ्लो हो रहा है किसी फील्ड में, तो उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है फ्लो होने के लिए, कि वो उसके पास कितनी क्षमता है मिट्टी को काटने के लिए, और सॉइल जो है वो अपने कटाव को रोकने के लिए उसके पास कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है। देन रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स विच फेवर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ ओवर द लैंड सरफेस। तो यहाँ पर मैं पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे रन ऑफ और सॉइल के लिए 2 टर्म्स होते हैं। रेजिस्टेंस, अभी मैं बात कर रहा था सॉइल रेजिस्टेंस के बारे में, तो एक होता है सॉइल इरोडिबिलिटी और दूसरा होता है रन ऑफ इरोजिविटी या रेनफॉल इरोजिविटी। सॉइल इरोडिबिलिटी के टर्म से क्लियर है कि सॉइल की इरोड होने की एबिलिटी, मतलब ये जो सॉइल है वो रन ऑफ जब क्रिएट होगा या रेनफॉल होगी तब कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिटैच होने के लिए, उसी को बोलते हैं सॉइल इरोडेबिलिटी। देन रेनफॉल इरोजिविटी, मतलब सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करने की एबिलिटी या कैपेसिटी को ही रेनफॉल इरोजिविटी कहते हैं। इसके बारे में अभी आगे भी सिलेबस में है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे, अभी के लिए बस इतना ही जानते हैं। देन नेक्स्ट है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स विच फेवर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ ओवर द लैंड सरफेस। रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि रन ऑफ वॉल्यूम को इंक्रीज करने में मदद करता है, मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें हैं। देन वेजिटेटिव कवर होना सॉइल में बहुत ही जरूरी है अगर इरोजन को रोकना है, तो एक बहुत मेजर फैक्टर है। कोई खेत जैसे पास्चर लैंड है जहाँ पे चरवाहा है, मतलब वो जगह में चारे के लिए यूज होता है, तो उसमें वेजिटेशन तो रहता ही है, घास फूस, वीट। तो उस सरफेस पे देखिएगा आपके सॉइल इरोजन जो है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू बैरन लैंड, या ऐसा जगह जहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई सॉइल कवर नहीं होता है। नेक्स्ट है टोपोग्राफी ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग लैंड स्लोप। टोपोग्राफी के बारे में क्या बोल सकते हैं, जैसे टोपोग्राफी के अंदर आता है एलिवेशन, उस जगह का एलिवेशन मीन सी लेवल से कैसा है, उस जगह का शेप कैसा है, मतलब अंडुलेटिंग लैंड है या स्लोपी लैंड है या जेंटल स्लोप है, ये सब चीजें आती हैं टोपोग्राफी के अंदर। यहाँ पे सॉइल इरोजन के लिए स्लोप जो है वो एक मेजर फैक्टर है। किसी भी जगह स्लोप ज्यादा है तो सॉइल इरोजन ज्यादा ही होगा, क्योंकि वाटर फ्लो की वेलोसिटी बढ़ जाती है स्लोपी लैंड में। तो स्लोप की बात हो रही है तो मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कमेंट्स मेरे को इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए कमेंट्स में। क्वेश्चन ये है कि स्लोप है एक कोई किसी लैंड पे, तो उसका वो कितने परसेंट पे होगा, 100% स्लोप जो है वो किस स्लोप को कहते हैं। यहाँ पे कुछ स्लोप है तो इसका परसेंट कैसे निकालते हैं, या फिर ये मेन तो ये बताइए कि 100% स्लोप किसे कहते हैं। ओके, 100% स्लोप कमेंट्स में बताइए मेरे को, 100% स्लोप और 0% स्लोप किसे कहते हैं, ये 2 चीजें मेरे को बताइए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ गली फॉर्मेशन। पहले तो है इंक्रीज ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर फ्लो। मतलब जो सरफेस पे रन ऑफ जो फ्लो हो रही है
उसका इंक्रीज होना है, या सब सरफेस में मतलब ग्राउंड वाटर में या सरफेस से थोड़ा नीचे 3 मीटर के बाद, या फिर रूट जोन में जो वाटर फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है या उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से इरोजन जो है वो फॉर्मेशन में शुरू हो जाता है इरोजन का, और वही बढ़ते बढ़ते गली इरोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इंक्रीज इन वाटर फ्लो कैन बी ड्यू टू सेवरल रीजन सच एज improvement in drainage channel and removal of water holding area at upstream part, which may be swamped or bush, enlargement of catchment contributing the flow of change in tillage practices and cropping system in watershed। मतलब यहाँ पे बता रहे कारण कि सरफेस ऑफ सरफेस वाटर फ्लो में इंक्रीज क्यों हो सकता है। तो पहला तो है ड्रेनेज में, अगर हम चेंज कर रहे हैं ड्रेनेज उस एरिया का ड्रेनेज चैनल को, उसका कैपेसिटी कम कर दे रहे हैं या फिर कैपेसिटी बढ़ा दे रहे हैं, स्लोप बढ़ा दे रहे हैं। देन रिमूवल ऑफ वाटर होल्डिंग एरिया अपस्ट्रीम, मतलब वाटर होल्डिंग वाटर इस एरिया में होल्ड है या किसी गड्ढे में भरा हुआ, तो उस वाटर को हम रिमूव कर दे रहे हैं और बहुत ही उसकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जा रही है किसी चैनल से थ्रू हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें उस फील्ड में, तो इसकी वजह से भी होता है। स्वाम मतलब वो दलदले इलाके से हम वाटर रिमूव कर रहे हैं तो भी हो सकता है। कैचमेंट एरिया कंट्रीब्यूटिंग द फ्लो एंड चेंज इन टिलेज प्रैक्टिस, टिलेज प्रैक्टिस को हम चेंज कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट नया लगा रहे हैं या कुछ और चेंज कर रहे हैं टिलेज प्रैक्टिस में, और क्रॉपिंग सिस्टम भी चेंज कर रहे हैं वाटर शेड का, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है डिक्रीज इन फ्लो रेजिस्टेंस टू इरोजन। When resistance of soil erosion gets increased, there is possibility of gully formation. There are several reasons by virtue of which the soil resistance to erosion gets reduced, in which the elimination of vegetative cover, breakdown of soil structure due to poor tillage practices and cropping practices, constant saturation by tripping tiles or compaction of tractor wheels are main। मतलब soil resistance जो है उस इरोजन रोकने के लिए वो कम हो जा रहा है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, फार्म इक्विपमेंट ट्रैक्टर चला रहे हैं उस फील्ड में, तो एक गड्ढा जैसा क्रिएट हो जाता है ट्रैक्टर ट्रैक्स में। पुअर टिलेज प्रैक्टिसेस है, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं उसकी वजह से भी जो सॉइल रेजिस्टेंस है, सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होता है, सॉइल के जो प्लॉट्स हैं बड़े बड़े ढेले होते हैं वो टूटते जाते हैं, उसकी वजह से इरोजन भी बढ़ता है। वेजिटेटिव कवर नहीं है, ऑब्वियसली बात है इरोजन तो बढ़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लॉगिंग एंड अंडरमाइनिंग। स्लॉगिंग अकर एट द बेस ऑफ गली ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस: स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग, कांस्टेंट सैचुरेशन ऑफ बैंक एरिया बाय पॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग इसमें मतलब जो चैनल है या चैनल है उस चैनल में वाटर जो है बहुत तेजी से आ रहा है और वेलोसिटी उसकी काफी ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग, उसको कोई सोर्स मिल रहा है वाटर का तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है। देन कांस्टेंट सैचुरेशन मतलब जो एरिया है उसमें काफी दिनों से पानी भरा हुआ है और जो सॉइल है वो सैचुरेटेड है ड्यू टू रेनफॉल या हायर एलिवेशन या लोअर एलिवेशन लाइक कल्टिवेटेड फील्ड। ठीक है, the undermining process causes extension of gully head vast upstream and enlargement of gully width. The undermining may be because of following reasons: wave action developed in the ponded water in gully, मतलब गली के डेवलपमेंट के लिए के बात कर रहे हैं हम, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि गली के एडवांस होने के बढ़ने की जो गति है वो डिपेंड करती है कि अगर गली में जो वाटर फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा और उसमें वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, वेव एक्शन डेवलप हो रहे हैं वाटर में, उसकी वजह से भी इरोजन बढ़ता है और गली जो है एडवांस होती है, लार्ज होती है। देन पाइपिंग एक्शन, पाइपिंग एक्शन से मतलब है यहाँ पे जो गली है या सॉइल है उस गली के साइड्स में उसमें सीपेज हो रहा है और
सीपेज के थ्रू एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसमें, जो कि उसको इरोड होने के लिए एग्रेसिव करता है। उसी चीज को बोलते हैं पाइपिंग एक्शन। मतलब वाटर जो है वो सॉइल के अंदर सीप होके जा रहा है सीपेज के थ्रू, और वहां पे जाके अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा है रोडेंट सोल। मतलब चूहों की वजह से, चूहे जो है वो खेतों में अपना बिल बनाते हुए चलते हैं, साइज काफी बड़ा भी करते हैं, बहुत लंबी दूरी तक के अपने बिल बनाए हुए रहते हैं। देन यहाँ पे एक ब्रीफ में सभी पॉइंट्स को समराइज किया गया है। मेकिंग द लैंड सरफेस विदाउट वेजिटेशन, adaptation of faulty tillage practices, overgrazing and other form of biotic pressure on vegetative cover, absence of vegetative cover, not smoothing the reels, channel or depression present on ground surface, improper construction of waterways, roads, rails, line, cattle trails। ठीक है। Then next है factor affecting valley formation। मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं? मैनुअल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर। अब इसके अंदर में सब फैक्टर्स भी दिए हुए हैं, इम्प्रॉपर लैंड यूज, फॉरेस्ट एंड ग्रास फायर्स और ओवरग्राजिंग, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, लाइफ स्टॉक डिस्ट्रक्शन। फिजिकल फैक्टर्स और प्रेसिपिटेशन, टोपोग्राफी, लैंड एंड ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, ये नेचुरल फैक्टर्स है जो फिजिकल फैक्टर्स हैं। सॉइल प्रॉपर्टीज और वेजिटेटिव कवर। Gullies are normally formed by the increased surface runoff. The gully formation depends on those which factors which directly or indirectly affect the watershed deterioration। मतलब गली फॉर्मेशन उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है जो कि वाटरशेड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिटेरिएट करते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं ऑन नेगेटिव वे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इन सब फैक्टर्स के बारे में। देन मैन मेड फैक्टर है improper land use। Due to rapidly increased population, the people usually migrate to uplands in the forest and rangelands of for cultivation। ये तो ऑब्वियस ही बात है, जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारी चीज़ों का कारण है, बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रक्शन के लिए। सॉइल इरोजन का भी एक मेजर फैक्टर है पॉपुलेशन, मैन मेड फैक्टर के अंदर। तो इस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कहा गया कि इम्प्रॉपर लैंड यूज की वजह से सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो लो लैंड से अप लैंड में चले जाते हैं अगर वहाँ पे फ्लड आ रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो, और जाके फॉरेस्ट को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। झूम कल्टीवेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद, ये नॉर्दर्न हिली एरिया साइड होता है। झूम कल्टीवेशन मतलब है कि जो आदमी है वो खेती करता है किसी फील्ड पे सिर्फ 1 साल के लिए, और उस फील्ड वहाँ 1 साल खेती करने के बाद उस फील्ड को छोड़ देता है। 1 साल जरूरी नहीं है, किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए करता है, 6 महीने, 3 महीने या फिर एक क्रॉपिंग सीजन के लिए। फिर उस फील्ड को छोड़ के किसी नए फील्ड पे अपना कल्टीवेशन है शिफ्ट कर देता है। झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो ये एक तो बहुत ही बुरी चीज है इंसानों की, उस फील्ड को बैरन छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है पूरा, बिना किसी वेजिटेटिव कवर के। बल्कि उसको प्रॉपर यूज करना चाहिए बार बार उस फील्ड का, उसमें न्यूट्रिशन और जरूरी जो मेजर्स हैं क्रॉपिंग के लिए वो सब चीजें अप्लाई करके। देखिए यहाँ पे भी यही चीज कही गई है कि ह्यूमन बींग्स वो कल्टीवेशन किसी लैंड में कल्टीवेशन करते हैं किसी टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि उसमें यील्ड अच्छा रहता है और मेंटेन रहता है। यहाँ जब यील्ड कम होना चालू या फिर यील्ड ना के बराबर हो गया तो वो अपना फील्ड चेंज कर देते हैं। continuous unscientific cultivation, soil ultimately becomes infertile। मतलब वही बात है कि अगर साइंटिफिक कल्टीवेशन नहीं हो रही है और प्रॉपर उस पर मेजर्स नहीं हो रहे हैं क्रॉपिंग के लिए, तो जो सॉइल है वो अनफर्टाइल हो जाती है। तो नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे फिर से वही चीज़ बोली जा रही है कि अगर रील को उसी स्टेज में कंट्रोल नहीं किया गया है, प्रॉपरली रिमूव नहीं किया गया, तो नेक्स्ट रेनफॉल में या फिर ज़्यादा रन ऑफ जो जब मिलता है तो वो अपना इनलार्जमेंट करती है और गली इरोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है,
और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कंट्रोल मेजर्स अच्छे से नहीं लगाएगी तो जो गली फॉर्मेशन है वो बहुत सारे रील्स जो मिल के वो एक गली का साइज बहुत बढ़ा देती है, गली का एरिया काफ़ी बड़ा क्रिएट कर देती है। और गली फॉर्मेशन के बाद वो एडवांसमेंट के लिए अपना इन्लार्जमेंट के लिए एग्रेसिव होती है। देन नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड ग्रास फायर, मतलब डिफॉरेस्टेशन या ग्रास फायर, फॉरेस्ट में फायर जो होती है उसकी वजह से गली का फॉर्मेशन होता है। ये मैन मेड फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर कोई किसी लैंड में फॉरेस्ट है या ग्रास कवर है और उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि नेक्स्ट रेनफॉल में वो वहाँ पे इरोजन होना क्रिएट हो जाएगा, इरोजन होना चालू हो जाएगा। देन ओवरग्राजिंग, अब कुछ ग्रास फील्ड है, पास्टर लैंड है, उसमें हम एनिमल्स को छोड़ दे रहे हैं और उस फील्ड का अगर ओवरग्राजिंग हो जा रहा है तो उसका सॉइल कवर जो है रिमूव हो गया, वेजिटेटिव कवर, तो उसकी वजह से रन ऑफ जो है इंक्रीज हो सकती है उस फील्ड में, जो कि अल्टीमेटली कॉज करती है फॉर्मेशन ऑफ गली और इनहेंसमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग गलीज। देन नेक्स्ट है माइनिंग। अब माइनिंग जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है मैन मेड, जो कि बहुत बड़े लार्ज एरिया में क्रिएट करता है सॉइल इरोजन। तो काफ़ी माइनिंग के बारे में सभी जानते हैं, पूरे पूरे का पूरा खोखला कर देता है जमीन को, ठीक है। बेसिक सिम्टम्स लाइक appearance ऑफ क्रैक्स इन ग्राउंड सॉइल क्यूब्स, ये बेसिक सिम्टम्स दिए गए हैं पॉसिबल माइनिंग के। देन रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उस रोड की सॉइल पहले तो जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है उसको रिमूव करनी पड़ती है टफ लेयर तक के, इसकी वजह से भी गली इरोजन और रिल इरोजन क्रिएट होते हैं। लाइव स्टॉक एंड व्हीकल ट्रेल्स, व्हीकल ट्रेल के बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं। फील्ड में अगर कोई थोड़ी सी सेचुरेटेड सॉइल है तो उसमें व्हीकल ट्रैवल करते हैं तो उसके ट्रैक्स जो है वो छूटते जाते हैं उस फील्ड में। और लाइव स्टॉक की बात करें तो लाइव स्टॉक्स के वजह से भी ये गली इरोजन क्रिएट होता है। जब मार्शी एंड या गले एंड एनिमल्स जो चलते हैं तो उनके भी फुटप्रिंट्स वहाँ पे पड़ते जाते हैं और कुछ गड्ढा सा क्रिएट होता है, वो चलता है, तो इसकी वजह से भी जो है ये एक साथ में जुड़ते जुड़ते काफ़ी लार्ज फॉर्मेशन हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव लॉगिंग, द फॉरेस्ट वेरी गुड एबिलिटी to check the formation of runoff, thereby check soil erosion and soil loss from there. But forest which has been deteriorated due to destructive logging because very prone to water erosion and thus develop the gully, मतलब कुछ फील्ड है अगर उस फील्ड में फॉरेस्ट और वेजिटेटिव कवर तो बहुत अच्छे तरीके से सॉइल को रोक सकता है। और अगर उस फील्ड में डिटोरिएशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस फील्ड का, वेजिटेटिव कवर का, फॉरेस्ट का, तो वहाँ पे वाटर इरोजन जो क्रिएट होता है, विंड इरोजन भी थोड़ा बहुत होता है। और अगर उस लैंड में मतलब सफिशिएंट फ्लो है रन ऑफ के लिए तो वो इरोजन स्टार्ट कर देता है और गली फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ता हुआ चलता है। देन नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिजिकल फैक्टर्स को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।